हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप में से बहुत सारे श्रोताओं ने कहा था कि अभी जो गौतम अदानी जी के साथ चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर एक बार चर्चा की जाए। देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है वो यही आती है कि जब हम कुंडली उठाने जाते हैं, एस्ट्रोसेज के अंदर 12 बजे के टाइम से कुंडली बनी हुई है, फिर वहीं पे चीज़ हो जाती है कि वो डर्टी डेटा है। इसीलिए किसी भी चार्ट को जब आप कहीं से भी उठाएं तो सबसे पहले उसके अंदर कुछ सर्टेन पॉइंट्स को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर कुंडली कुछ हद तक वहाँ पे काम करती हुई नज़र आती है। रीज़न बिल्कुल क्लियर है, इतने बड़े व्यक्ति से कोई बातचीत पर्सनली तो होगी नहीं जो कि उनकी इंडिविजुअल इवेंट्स को हम इस तरीके से कनेक्ट कर सकें। लेकिन जो डेटाज अवेलेबल हैं, कब उन्होंने घर को छोड़ा, कब बाकी चीज़ें हुई, उन चीज़ों को लेकर जब हम किसी चार्ट्स के अंदर स्टडी करते हैं तो हम एक मोटे मोटे अनुमान की तरफ आ जाते हैं। तो ये पूरा एनालिसिस भी कहीं ना कहीं इस लगन के फिक्सेशन में जो एक डेटा अवेलेबल है कि कब घर छोड़ा, कब बाकी की कुछ चीज़ें हुई, उसके ऊपर ही आधारित है। ठीक, देखिए, सबसे पहली कंडीशन कि यदि व्यक्ति के अंदर ये थॉट प्रोसेस है कि मुझे व्यापार करना चाहिए या फिर किसी भी तरीके से साझेदारी में कार्य करना चाहिए, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे को सबसे पहले ये देखना पड़ता है व्यक्ति के सोचने के ढंग में कहीं ना कहीं ये बात सामने आनी चाहिए कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसा काम करना चाहता है, संबंध होना चाहिए। क्योंकि जब तक वो थॉट प्रोसेस नहीं आएगी तब तक आप अपने जीवन के अंदर उस चीज़ को हासिल नहीं करोगे। तो यहाँ पे पहले संबंध बनाते हैं। क्यों एक व्यक्ति व्यक्ति व्यापार करने के इरादे से नहीं गया था, बस व्यापार की तरफ चला गया, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत स्पेसिफिक टर्म यूज कर रहा हूँ। व्यक्ति व्यापार के इरादे से नहीं गया था लेकिन व्यापार की तरफ चला गया। कैसे, देखिए, ये जो लगन कुंडली है 4 नंबर से बन रही है, इसमें लगन जो है वो पुष्य नक्षत्र के अधीन आता है। पुष्य नक्षत्र जो है वो हम सभी जानते हैं शनिदेव का नक्षत्र माना जाता है। ठीक है, तो व्यक्ति के सोचने के ढंग में कहीं ना कहीं पर हमें शनि का प्रभाव जरूर दिखाई देना चाहिए। अब इनके केस में शनि का प्रभाव कैसे दिखाई देता है? इन्होंने अपने बचपन की चीज़ों को देखकर एक समय कहा कि नहीं, मुझे अब यहाँ से हटना चाहिए और मुझे बाहर कहीं जाके काम शुरू करना चाहिए। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, काम शुरू करना चाहिए। जिस समय अवधि में उन्होंने इस चीज़ को किया, उस समय इनकी जो दशा थी वो थी शनि की महादशा, जो पुष्य नक्षत्र के स्वामी हैं। ठीक है, और ये शनि ना सिर्फ कि 4th हाउस को देखते हैं बल्कि 4th हाउस के लॉर्ड को भी देखते हैं। जिस पर्टिकुलर समय पे उन्होंने घर छोड़ा और जाके मुंबई में काम शुरू किया, किसी के अंडर में रह के नौकरी शुरू करी, उस समय तक ये दशा शनि की महादशा में शुक्र की अंतरदशा थी। शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं 4 ग्रहों से प्रभावित है, पीड़ित है। क्यों पीड़ित है? एक तो सेपरेटिस्ट प्लैनेट राहु के संबंध से, दूसरा शनि की दृष्टि जो कि पृथकतावादी ग्रह है, तीसरा मंगल जो कि अगेन पृथकतावादी ग्रह है, उसकी दृष्टि भी शुक्र के ऊपर है। इस वजह से जब शनि की महादशा शुक्र की अंतरदशा आई, शुक्र खुद पुष्य नक्षत्र में यानी कि शनि के अधीन बैठे हैं, और शनि जो है वो इस कुंडली में श्रवण नक्षत्र यानी चंद्रमा 1st हाउस लॉर्ड के अधीन बैठे हैं। मैं खुद कुछ करना चाहता हूँ कि चाहत में मैंने सबसे पहले अपने घर का त्याग किया और चीज़ों को स्टार्ट किया। जो चीज़ वहाँ पे स्टार्ट हुई वो हुई शुक्र से। शुक्र हीरे को रिप्रेजेंट करता है, सोचने का ढंग कह लूँ या परिस्थिति कह लूँ, जो भी वहाँ पे सिचुएशन रही, उस पर्टिकुलर चीज़ से जुड़ के उन्होंने काम को धीरे धीरे करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहली कंडीशन, जो लगन का नक्षत्र स्वामी है वो जीवन के अंदर 2 बातों को दर्शाता था। पहली चीज़ 7th हाउस को, साझेदारी को, और दूसरी चीज़ अपने जीवन के अंदर परिवर्तन को करना, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस थी उनके अंदर कि मुझे अपने जीवन को बदलना चाहिए। देन सेकेंड थिंग इज 8th हाउस ना सिर्फ की परिवर्तन है बल्कि वो जीवन के अंदर किसी भी तरीके के इनोवेटिव स्किल्स, रिसर्च को सपोर्ट करने वाला भाव है। ठीक है, चीज़ें तो वैसी चली आ रही थी जिस ढर्रे से चली आ रही थी। ठीक है, भारत के अंदर पिछले 70 सालों से चीज़ें वैसी की वैसे ही हैं। कुछ लोगों के अंदर एक पोटेंशियल है जो अपने नए नए आइडियाज से उन्हें बदलना चाहते हैं। हर व्यक्ति के अंदर ये पोटेंशियल नहीं है, हर व्यक्ति इस नज़रिए से चीज़ों को नहीं देखता। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि अष्टम भाव का संबंध भी शनि के साथ है और शनि दिशा बली है, सोचने का ढंग है, वो अपने जीवन को बदलना चाहता है, और ये बदलने चाहने के चक्कर में कहीं ना कहीं वो कुछ नई नई चीज़ों को अपने लाइफ के अंदर इन्वॉल्व करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस कुंडली के अगर आप 8th हाउस को देखेंगे तो इस 8th हाउस के ऊपर पॉजिटिव ग्रहों का प्रभाव है। ठीक है, चंद्रमा और गुरु,
इस पर्टिकुलर लगन कुंडली के लिए चंद्रमा फर्स्ट हाउस लॉर्ड है। ठीक है, ये मानता हूं मैं कि उनकी जो प्लेसमेंट है 8th हाउस में, उसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। जब कभी भी चंद्रमा की अपनी दशा बन जाए तब वो चीज़ें बहुत डिस्टर्बिंग हो जाएंगी। लेकिन चंद्रमा और गुरु का संबंध बन रहा है। गुरु ना सिर्फ कि छठे भाव के, बल्कि कहीं ना कहीं आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। तो भाग्य भाव के स्वामी होकर गुरु का बैठना और साथ साथ फर्स्ट हाउस लॉर्ड का बैठना, फर्स्ट एंड 9th हाउस लॉर्ड 8th हाउस में बैठे हैं। 8वां घर जो है वो परिवर्तन को, रिसर्च को, जीवन में लाने वाले बदलाव के लिए चीज़ों पे काम करने को कहता है। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसका भाग्य उसे परिवर्तित करने के लिए लगा हुआ था। इसीलिए जाके वो जो कहानी शुरू होती है उनके जीवन की, वो यही कि वो काम करने गए और परिस्थितियों ने मौका देना शुरू किया। परिस्थितियों ने मौका देना शुरू किया बिकॉज दिस इज ए सैटर्न। सैटर्न 7th हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ले लेता है। तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में क्या हुआ, उनके बड़े भाई कैसे, जुपिटर जो रिप्रेजेंट करता है बड़े भाई को, उनकी किस इंडस्ट्रीज को लेकर वो कुछ कुछ नया नया अपना इनोवेशन लगाते चले गए और धीरे धीरे बढ़ते चले गए। तो कुंडली इन पॉइंट्स के ऊपर फर्स्ट हाउस के लॉर्ड का 9th हाउस के लॉर्ड के साथ संबंध जो व्यक्ति को परिवर्तन की तरफ ले जाने में सक्षम है। दूसरा, सोचने के ढंग में शनि का प्रभाव, लंबी लंबी समय तक के लिए अपनी चीज़ों को प्लान करते हैं और काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट करते हैं। शनि और मंगल यहाँ पे दोनों का प्रभाव सीधे सीधे है। कुंडली में एक तरफ शश नाम से योग बनता हुआ दिखता है, तो दूसरी तरफ मंगल साहस और पराक्रम देकर कहीं ना कहीं व्यक्ति को रोचक राजयोग की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं। बुध 11th हाउस में बैठा हुआ है और बुद्धि किस तरीके से है, सेविंग्स के अंदर, सेकंड हाउस ऑफ मनी मेकिंग्स के अंदर बुध अपना रोल निभाने में सक्षम है। क्यों? क्योंकि शुक्र की राशि है। पैसे को कहाँ, कैसे, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितनी बचत हो सकती है, ये सब कुछ इस बुध की अपनी कैपेसिटी है, ये माइंड का अपना स्किल है। ठीक, तो ये तो चीज़ हुई कि कुंडली के ऊपर हमने ऊपर से चर्चा कर ली। राजयोगों की बात करें तो रोचक, यहाँ पे कहेंगे तो शश, लेकिन शश में चुनौती है क्योंकि राहु केतु एक्सेस में शनि प्रभावित है। लेकिन मंगल साहस पराक्रम व्यक्ति दिखा देगा और अपने स्टेटस को राइज करा देगा। मोटी मोटी चीज़ पहली। दूसरी चीज़, जब हम नवमांश के अंदर जाते हैं तो नवमांश में बहुत सारे ग्रह जो है वो एक्चुअल में 3 नंबर की राशि को पकड़ लेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि जीवन के अंदर किसी ना किसी चीज़ का स्ट्रेस रहना ही था और सभी को पता है बिजनेस लाइफ, जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा स्ट्रेस। तो आई डोंट थिंक कि उसको लेकर यहाँ कोई चैलेंज या परेशान होने की जरूरत है। मंगल जो है वो कहीं ना कहीं 5th हाउस से संबंध बनाते हुए दिखते हैं, शुक्र और मंगल, जो कि एक अच्छी स्थिति है, व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक नाम, एक सेलिब्रिटी बनाने में सक्षम थी। गुरु जो है वो नवांश की कुंडली में कम से कम अपने भाग्य भाव में ही आसीन है, इसलिए पूरा सपोर्ट भाग्य का था। ये तो हुई ऊपर ऊपर की चीज़ें। अब जो पिछले वीडियोस आप लोग देखते आ रहे होंगे उसके अंदर के कुछ सेट ऑफ रूल्स थे, उन सेट ऑफ रूल्स को यहाँ पे लगा के प्रूव करते हैं क्या वो बातें सही होती थी या गलत। देखिए, एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई थी, उसमें कहा था यदि सूर्य से चंद्रमा की दूरी नव पंचम के आधार पे होती हो तो वहां पे व्यक्ति काफी ज्यादा अपने आप में धन बनाने में भी सक्षम होता है और उसके पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में धन बनाने की कैपेसिटी होती है, लोगों से जुड़ने की कैपेसिटी होती है। उस वीडियो में अगर आप ध्यान से देखोगे वहाँ पे ये चीज़ कही गई थी, सूर्य से चंद्रमा की सर्टेन प्लेसमेंट से बता सकती हैं कि व्यक्ति के जीवन में कितना दिमाग वो लगाएंगे और कितना धन वो बनाने में सक्षम हो सकते हैं। तो यहाँ पे सूर्य से नवम का ये संबंध सामने आता है। कुंडली के अंदर गुरु ना सिर्फ कि चंद्रमा को बल्कि सूर्य को भी अपने दृष्टि से पूर्णता, एक पॉजिटिविटी देने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु भाग्य भाव के स्वामी हैं, जो कि चंद्रमा एक रॉयल प्लेनेट को साथ में लेकर और दूसरा सूर्य दूसरे रॉयल प्लेनेट को अपनी दृष्टि से कहीं ना कहीं शुभत्व प्रदान करते नजर आते हैं। एक व्यक्ति की अपनी हेल्थ, पर्सनैलिटी और दूसरी चीज जो है वो है उनका वेल्थ भाव। जुपिटर ना सिर्फ कि सेकंड हाउस बल्कि सेकंड हाउस के लॉर्ड को भी देख रहे हैं और खुद कारक भी हैं। जीवन में संपत्ति देर से बनेगी शनि की राशि में होने के कारण, लेकिन स्थायी तौर पे बनेगी। तो इतनी चीजें जो हैं वो सीधे सीधे हमें होती हुई नजर इस कुंडली में आई। पहला रूल पूरा हुआ। दूसरा केस जिसे लगा के देखा जा सकता है उसको समझिएगा। यहाँ पे राहु जो है ये अगर लगन के अंदर बैठा है तो राहु का काम है चीजों को बढ़ाना, एक्सपैंड करना। अब ये राहु की प्लेसमेंट को थोड़ा सा समझ लीजिए। राहु अश्लेषा नक्षत्र में बैठा है और अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी होते हैं बुध देव। तो राहु जो है वो किस कंडीशन में बैठा है, अगर इसकी इक्वेशन बताऊं तो राहु अपने आप को लेके बैठा है नक्षत्र के लेवल पे 3 और 12 के स्वामी के पॉइंट से, 3 और 12 के स्वामी के पॉइंट से, जबकि इस राहु का राशि स्वामी परिवर्तन की तरफ बैठा हुआ है। ठीक है, पिछले कुछ समय से जो ये दशा चल रही है, शुक्र के अंदर राहु की अंतरदशा और फिर अब इस समय मंगल का प्रत्यंतर। तो राहु की अंतरदशा जो चल रही है उसको जरा ध्यान से समझिएगा।
इस पर्टिकुलर दशा का नक्षत्र संबंध साहस पराक्रम के साथ और साथ ही साथ खर्चे के साथ है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ 2020 के बाद से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से साहस और पराक्रम डिजायर्स के साथ व्यक्ति ने चीज़ों को कहाँ पे लगाया, खर्च कर करके अपनी नई नई चीज़ों को बनाने की कोशिश करी। इन्वेस्टमेंट 12th हाउस का पार्ट है और राहु आता है तो राहु अचानक से दिखाता है ना, तो सडन इन्वेस्टमेंट्स बहुत तेजी से बढ़े हैं साहस पराक्रम के बढ़ने के साथ साथ, ये इस राहु के प्रभाव में हुई एक चीज। अब इसमें यही जो 12th हाउस है एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है, तो यही कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारे हिडन एनिमीज का भी फैक्टर होता है। ठीक है, तो अंतरदशा का प्रभाव अगर हम देखें तो वो किसी तरीके के आपका 3rd हाउस इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशंस, ठीक है, और 12th हाउस मेंटल स्ट्रेस इनको दिखा रहा है। मेंटल स्ट्रेस हो रहा है किसी तरीके के कुछ डॉक्यूमेंट्स के बाहर होने पर। ये डॉक्यूमेंट्स जो भी कनेक्ट हो रहे हैं कितने सही हैं कितने गलत हैं ये बाद में समझ में आ जाएगा। अभी इस समय हम इस दशा को स्टडी करेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसके अंदर फाइनेंशियल लॉसेस क्यों हुए। ठीक है, अब देखिए शुक्र क्यों समझने की कोशिश करें। शुक्र 1st हाउस में बैठा है, पर्सनैलिटीज़ के ऊपर जाएगा सीधे सीधे और कंप्लीटली लगन के ऊपर ही बैठा है, तो प्योरली अपने थॉट प्रोसेस अपने सारी चीज़ों को लगन के माध्यम से कनेक्ट करेगा। शुक्र लाभ भाव का स्वामी है और प्रॉपर्टी का स्वामी है, तो प्रॉपर्टी बनानी चाहिए, लाभ बनाना चाहिए, उसे करेगा। लेकिन यही शुक्र राहु से पीड़ित भी है, तो शुक्र की महादशा में राहु की अंतरदशा कहीं ना कहीं पीड़ा देगी। किस चीज़ को पीड़ा देगी? पीड़ा देगी सीधे सीधे शुक्र को। शुक्र क्या दर्शाता है? शुक्र जीवन के अंदर भोग विलास और आपका लिक्विड वेल्थ जो है, वेल्थ यानी कि मनी, उन चीज़ों को दर्शाता है। तो ये ही दशाएं हैं जिसके अंदर ये चैलेंजेस शुरू हुए। एक चीज़, शुक्र को जब हम नोट करते हैं तो शुक्र शनि से कनेक्टेड है, पुष्य नक्षत्र से कनेक्टेड है। तो शुक्र की महादशा में नक्षत्र के लेवल पे एक रिजल्ट है 7 एंड 8th हाउस का। ठीक है, 7वां है व्यापार और 8वां है परिवर्तन, यानी कि शुक्र की दशा में कहीं ऐसा कोई एक स्टेज बनने की शक्ति है जो कि व्यापार साझेदारी में कोई एक परिवर्तन को लेकर आएगा। ठीक है, और उसके अंदर राहु का जो फेज है वो है आपका 3rd हाउस डॉक्यूमेंटेशन, 12th हाउस स्ट्रेस या 12th हाउस खर्चे और नुकसान। तो ये चीजें हो गई। लास्टली कम्स अंडर मार्स जो प्रत्यंतर दशा प्रभाव दिखाई दे रहा है। प्रत्यंतर दशा जो है वो भरणी नक्षत्र से संबंधित है और भरणी नक्षत्र का संबंध इस कुंडली में कहीं ना कहीं 4th हाउस और 11th हाउस से है। मन के सुख के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और लाभ के ऊपर प्रभाव पड़ेगा इस दशा अवधि के अंदर। तो नक्षत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इस स्टडी को देखते हैं तो ये चीजें हमें क्लियरली नजर आती है। अगला क्या होने वाला, ये जो प्रभाव हम देख रहे हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी 18 या 20 तारीख तक की दशाओं का प्रभाव है, जब शुक्र की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही होगी। जब ये खत्म हो जाएगी ऐसे स्थिति में दशा चेंज होगी गुरु की तरफ। तो शुक्र में गुरु और गुरु किसी भी दशा के अंदर एकदम से सडनली कोई रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलते, सिर्फ उनके पर्टिकुलर नक्षत्रों को लेकर चीज़ें बनती हैं। अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, अब यहाँ से जो इनका फॉर्मेशन है वो ये होगा कि वो किसी तरीके से कोर्ट कचहरी के माध्यम से ये केस फाइल करेंगे, दूसरा इन पे केस फाइल नहीं करेगा, ये केस फाइल करेंगे। वाई दिस पॉजिटिविटी? जुपिटर जो है वो जब कभी भी कनेक्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में या तो टीचिंग्स, स्प्रिचिंग्स, लर्निंग्स या फिर कोर्ट कचहरी से कनेक्ट होता ही है, ये मान के चल सकते हैं। गुरु की जब भी दशा प्रभाव है तो गुरु से जुड़े हुए या तो आप कर्म करते हुए नजर आओगे और अगर नहीं तो कुछ ना कुछ फॉर्मेशन उसका कनेक्ट होता है। कोर्ट कचहरी से जुपिटर इसलिए ज़्यादा आसानी से जुड़ता है क्योंकि वो 12th नंबर के भाव में आने वाली नेचुरल राशि काल पुरुष कुंडली में कनेक्ट होता है। यहाँ पे भी है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी हम 12वें भाव से देखते हैं, उसको भी वो कनेक्ट करने की कोशिश करता है भविष्य के अंदर। क्यों? क्योंकि वो दृष्टि संबंध भी बना रहा है और दूसरी बात है कारक तत्व ही है। आप ये मान के चलिए संबंध ना भी बनाता हो तब भी जब गुरु की दशाएं प्रभाव करती हों और कुछ बदलाव की स्थितियां दिखती हों तो कोर्ट कचहरी के फांसने की संभावनाएं होती हैं। यहाँ पर जुपिटर की क्योंकि दशा प्रभाव आगे रहने वाला है 2-2.5 साल तक, 2025 तक शुक्र के अंदर कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव रहेगा, तो कुछ ना कुछ कोर्ट कचहरी के मैटर भी इनमें इन्वॉल्व होंगे। जो ये फैक्टर है इसको समझ लीजिए, ये फैक्टर था 6th हाउस का, एनिमीज का, उसके अगेंस्ट सपोर्ट में यहाँ पे ये फाइट होगी और गुरु का जो एंड रिजल्ट होगा, गुरु का जो एंड रिजल्ट है वो सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं भाग्य भाव में बैठा हुआ है। तो इस तरीके से आप ये चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हो कि आने वाली जो दशा प्रभाव है वो कनेक्ट करेगा।
जुपिटर जो है वो शतभिषा नक्षत्र में बैठा है। शतभिषा नक्षत्र में बैठने के कारण फर्स्ट हाउस यानी कि सीधे सीधे पर्सनैलिटी को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, और इस पूरे अवधि के अंदर उनकी पर्सनैलिटी में बार बार ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। कई बार इमेजेस पॉजिटिव होंगी, कई बार इमेजेस नेगेटिव होंगी, कभी लगेगा ये सही है, कभी लगेगा वो गलत है। सारी चीज़ें जो हैं वो इस अवधि के अंदर रह के अप एंड डाउन करेंगी, क्योंकि नक्षत्र स्वामी से गुरु का संबंध षडाष्टक है। लेकिन एंड रिजल्ट अगेन क्योंकि किस्मत की तरफ जा रहा है तो फल पॉजिटिव होकर मिलने लगेंगे। ये सिचुएशंस इस समय है। दूसरी चीज़ जिसे आप और ऑब्जर्व कर सकते हो, उस बात को ध्यान रखना, इस समय ये जो चंद्रमा है इसकी तरफ ही शनि की मूवमेंट है, 7.5 ही है। मैंने बहुत पहले भी आप लोगों से एक बात कही थी, जिस पर्टिकुलर समय में शनि और राहु, जिस पर्टिकुलर समय में शनि और राहु दो पृथकतावादी ग्रह किसी एक भाव पे दृष्टि डाल दें तो पृथकता आने लगती है। अभी जो गोचर हुआ है शनि का, उसकी वजह से यहाँ पे जैसे जैसे शनि ने एंट्री मारी है इस गोचर प्रभाव के साथ, जब ये राहु का प्रभाव मिला है, इन दो प्रभावों ने अपनी दृष्टि संबंध से इस पर्टिकुलर कुंडली के एक भाव को हिट किया हुआ है, वो है इनका सेकंड हाउस, हाउस ऑफ सेविंग्स। ठीक है, तो एक तरफ से तो आप इसे 7.5 का नाम दे सकते हो, दूसरी तरफ से आप इसे इस गोचरीय प्रभाव के रूप में देख सकते हो, जिसमें कि दो पृथकतावादी ग्रहों का साझा प्रभाव सीधे सीधे कहाँ पर है, सेकंड हाउस के ऊपर, जिसमें ना सिर्फ कि यह प्रभाव सेकंड हाउस के ऊपर हुआ है, बल्कि जो धन के कारक ग्रह के रूप में देखे जाते हैं सेकंड हाउस के लिए, जुपिटर, शनि का प्रभाव उसके ऊपर भी है। तो ना सिर्फ कि हाउस के ऊपर है बल्कि कारक के ऊपर भी है, तो कुछ ना कुछ प्रभाव उनकी जो नेट वेल्थ है उसमें गिरावट, सेविंग्स ही कहूँगा मैं इस समय उसको, वो उनकी एक तरीके की सेविंग्स थी जिसमें कि गिरावट देखने को मिली है। सोचने का ढंग हमारा जो था वो कहीं ना कहीं शनि से संबंधित था, और क्योंकि अब वो अष्टम में जा रहा है तो व्यक्ति का चीज़ों को देखने का नज़रिया उसमें भी काफ़ी बड़ा परिवर्तन धीरे धीरे आने वाला है इन 2.5 सालों के अंदर। इसलिए जब कभी भी हम अपने लगन के नक्षत्र स्वामी को देखते हैं, वो जहाँ जहाँ बैठ के चल रहे होंगे उन पर्टिकुलर हाउसेस से कहीं ना कहीं हमारी सोच जुड़ने की बहुत भारी मात्रा में संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर दशा को आप चंद्र कुंडली से भी देखोगे तो चंद्र कुंडली में शुक्र और राहु का संबंध जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं छठे भाव में हो रहा है। छठे भाव में होने के कारण शत्रुता वाले प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इसको छठे भाव में इस कॉम्बिनेशन को देखते हो तो इनका एस्पेक्ट नेचुरली 12th हाउस फ्रॉम द मून पे चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर चंद्र कुंडली से आधारित भी आप इस चीज़ को बनाओगे तो ये दिखाई देगा कहीं ना कहीं अपने शत्रुओं को कुचलने के लिए ये फैक्टर आपको कोर्ट कचहरी की तरफ ले जाता हुआ सा नजर आता है। जो मेजर फैक्टर क्वेश्चन आप लोगों का था वेल्थ के एकदम से चेंज होना, क्योंकि किसी ने इनके ऊपर केस नहीं किया है, ये काउंटर केस करेंगे, सिर्फ इनके इमेज को धब्बा लगाना था, कोशिश थी, वो किस तरीके से हुई है। शुक्र का जो प्रभाव है उसके अंदर राहु जो कि अंतरदशा स्वामी था, उसका संबंध कहीं ना कहीं छठे भाव शत्रु से था, और इसका एक संबंध 12वें से होने के कारण हिडन एनिमी फैक्टर है। पिछले कुछ समय में जो एक्वायर हुई हैं चीज़ें, वहाँ से कुछ लोगों को हटाया गया है, उनमें से कुछ लोगों ने इनके खिलाफ साजिशें नेचुरली भी करी होंगी और कुछ साजिशें वैसे भी बाहर आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब राहु का फॉर्मेशन लगन के अंदर बैठा हो, जब राहु का फॉर्मेशन लगन के अंदर बैठा हो तो वो कहीं ना कहीं आपके इमेज को, फर्स्ट हाउस पर्सनैलिटी को एक्स्ट्राऑर्डिनरीली एक्सपैंड करने की कोशिश करता है। प्लस पॉइंट यही रहने वाला है कि जुपिटर का जो आने वाला समय है वो चुनौती तो देगा। शुक्र की महादशा और गुरु की अंतर्दशा दोनों एक दूसरे से शत्रु होते हैं, लेकिन फंक्शनल नेचर में जो गुरु हैं वो यहाँ पर 9th हाउस लॉर्ड होने के कारण बेनिफिक है। आने वाली जो दशा प्रभाव है वो धीरे धीरे करके क्लीन चिट करवाएगी और फिर एक सडन राइज की तरफ कहीं ना कहीं लाइफ बढ़ती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि जिस तरीके से दशा प्रभाव नजर आता है, शुक्र में गुरु की दशा आपको 2-2.5 साल तक परेशान रख सकती है। गुरु खत्म होने के बाद फिर जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो फिर से चीज़ें किसकी तरफ जाएंगी, शनि की तरफ जाएंगी, और शनि की तरफ जब चीज़ें जाएंगी तो फिर से एक नए लेवल पे चीज़ों को राइज होने में सपोर्ट मिलता हुआ सा नजर आएगा। धन्यवाद।